एमओटी अपन ने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, उस पर्टिकुलर पोर्शन से तुम्हारे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक तुम्हारे पास एटलीस्ट नोट्स रहे कि जो पढ़ा है उस चीज़ के, ठीक है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये नोट्स के फॉर्म में तुम्हारे पास रह जाएंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स जितने लिखे हो मैं समझा देता हूँ। चलो, एमओटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्योंकि देखो, वीबीटी और ये सब चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकल थी और एमओटी प्रैक्टिकल है। तो एमओटी ने जब ऑक्सीजन पे एक्सपेरिमेंट किया तो ऑक्सीजन क्या हो रहा था? अट्रैक्ट हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन वीबीटी क्या बोलती है कि ऑक्सीजन रिपल होना चाहिए। तो वीबीटी तो थ्योरेटिकल है ना, ऑन पेन पेपर, उसने बस बोला है, एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। तो उसने बोला है कि नहीं, इसके दो हैं, इस ऑक्सीजन के दो अनपेयर्ड बचे, दूसरे ऑक्सीजन के दो अनपेयर्ड बचे, बॉन्ड बन गए तो सारे पेयर्ड हो गए। तो सारे पेयर्ड मतलब डाईमैग्नेटिक, और डाईमैग्नेटिक रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। डाई मतलब दो, तो वो साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, ऐसा किसने बोला? वीबीटी ने। लेकिन जब रियल में ऑक्सीजन पे एक्सपेरिमेंट किया तो वो तो अट्रैक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे फिर एमओटी गलत हो गई ना, उसने बोला रिपेल लेकिन रियल में देखा तो अट्रैक्ट। तो ये एक नेगेटिव था वीबीटी का, इसीलिए एक नई थ्योरी लानी पड़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं लेते, सारे के सारे फर्स्ट रिंग जो होती है, फर्स्ट शेल, वहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन से लेके आखिरी तक सबके सब बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, ठीक है। और वो बॉन्डिंग में पार्ट कैसे लेंगे? जब एटॉमिक ऑर्बिटल थे दोनों अलग अलग, मिक्स हुए मॉलिक्यूलर बने। मॉलिक्यूलर में फिर एक एटम की एनर्जी का डब्बा ज़्यादा एनर्जी में चले जाएगा, एक का कम एनर्जी में, सब चीज़ें समझा चुका था। फिर ऐसे सारे डब्बे ऐसे अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन फिर कम एनर्जी से ज़्यादा के साइड बढ़ते जाएंगे। और वो ट्रिक अपन ने बाबा वाले उससे याद कर ली थी, बी ए, फिर दो सीधे एरो अप टू नाइट्रोजन, मोर देन 14 होगा तो एक पहला एरो उल्टा, दूसरा एरो सीधा, बस इतना ही था, ठीक है। और सेकेंड चीज़, वीबीटी से तुम डी ब्लॉक के कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, ठीक है। वीबीटी, क्योंकि डी ब्लॉक में वीबीटी ने क्या बोला था कि सिर्फ आउटर मोस्ट रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है वही पार्ट ले रहे हैं। लेकिन डी ब्लॉक में तो 3D अंदर होता है ना। जैसे फोर्थ पीरियड की बात करूँ, कोई भी मैंने आयरन ले लिया, तो आयरन में क्या 4s3D है, तो आउटर मोस्ट में तो उसके दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अंदर वाली रिंग में है ना फिर बाकी डी के सारे। तो जब भी कभी आयरन, जैसे उसमें बताया था तुम लोगों को, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरीसाइनाइड, K4FeCN6, उसमें साइनाइड के 6 कोऑर्डिनेट बनते हैं ना, FeCN6। तो 6 कैसे बना पा रहा है जब उसका आउटर मोस्ट में 2 ही है? तो ये चीज़ फिर गलत हो गई ना। वीबीटी ने बोला था आउटर मोस्ट के पार्ट लेंगे, अंदर की रिंग के पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो फिर ले रहे हैं ना बेटा पार्ट। समझ में आई चीज़ें कुछ? पक्का? क्योंकि आयरन +3 में भी होता है, +2 में भी होता है, समझ में आई ये चीज़। और +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है +2 से, क्योंकि +2 मतलब S से निकले इलेक्ट्रॉन, +3 मतलब जो D में एक पेयर्ड था वो भी अनपेयर हो गया, तो +3 वाला हाफ फील्ड में स्टेबल हुआ ना, तो +3 ज़्यादा स्टेबल होता है +2 से। तो जो एक और D वाला निकाला उन्होंने अंदर की रिंग से निकाल दिया ना इलेक्ट्रॉन, तो वो तो वीबीटी बोलते ही नहीं कि अंदर की रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, वीबीटी सिर्फ आउटर मोस्ट रिंग का बोलता है। समझ में आ रहा है सभी को पीछे तक? पक्का? तो इसीलिए वीबीटी कहीं ना कहीं गलत था, डी ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, और ऑक्सीजन वाली चीज़ उसने फेल कर दी। तो ऑक्सीजन वाली चीज़ बोरॉन पे भी तो लग रही है ना, सेम बताया था 16 और 10 बोरॉन में, कि बोरॉन भी भले इवन में जा रहा है लेकिन वो भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये दो एक्सेप्शन बोलो या फिर फेलियर थे वीबीटी के, ऑक्सीजन और बोरॉन। अगर सिर्फ वो है, या फिर इलेक्ट्रॉन में गिनोगे तो 10 या 16 इलेक्ट्रॉन, जो भी कंपाउंड मिलके 10 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें टोटल होंगे तो वो कैसा जा रहा है, पैरा। 16 वाला भी कैसा जा रहा है, पैरा, भले ही वो इवन है। और सेकेंड चीज़ डी ब्लॉक वाली चीज़, समझ में गए कि वीबीटी के नुकसान क्या थे, इसीलिए नई थ्योरी लानी पड़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वही लिखा है, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन रियल में जो पैरामैग्नेटिक होता है वो वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन क्या है, डाईमैग्नेटिक, क्लियर है। और इसी का रीजन लिखा है कि ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 16 क्या है, इवन है, फिर भी वो पैरा है, ठीक है। सो इट मस्ट बी डाईमैग्नेटिक होना चाहिए ना, इवन है तो क्या है, डाईमैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। 16 क्या है, इवन है, तो डाईमैग्नेटिक इवन वाले होते हैं ना, तो इवन होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली है, थियोरेटिकली ऑन पेन पेपर ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया
बट व्हेन एक्सपेरिमेंटेड देन इट कम्स दैट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो एक्सपेरिमेंट करने पे वो खिंचा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो खिंचा रहे हो पैरा होते हैं। तो फिर क्या पता चला एक्सपेरिमेंट से कि ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। सो टू प्रूव दिस कि ऐसा नहीं होता ऐसा होता है, एमओटी ने एक्सप्लेन की वो चीज़। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट पे क्या पता लगा, ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और थ्योरेटिकली ये डाईमैग्नेटिक बोला है उसने। समझ गया? ब्लू ब्लू वाला डाई, एक्सपेरिमेंट वाला ये। तो अपने को ग्रीन वाला पोर्शन प्रूव करने के लिए अपन ने एमओटी लेके आए थे। अब ओके देखो, डाई और पैरा में दो चीज़ें आती है। डाई मैग्नेटिक दो है ना, तो वो कोने में चले जाएंगे ऐसा समझो। क्लियर है? तो डाई मैग्नेटिक दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे ना, तो उसको ऐसे समझो कि डाई मैग्नेटिक जो भी कंपाउंड होगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपेल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैंने एक चुंबक रख दी मैग्नेट, उसके आसपास उसकी फील्ड लाइंस बनती है ना, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं अपन। उसमें जब मैं ऑक्सीजन को रखूँगा या किसी भी इवन इलेक्ट्रॉन वालों को या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वालों को, तो वो क्या करेंगे, रिपेल हो जाएंगे, दूर फेंका जाएंगे। और अगर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन वाले को रखा तो वो खींचा जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो जो अट्रैक्ट हो रहा है पैरा, जो रिपेल हो रहे हैं वो डाई। इतना समझ में? तो ये वीकली रिपेल्ड और वीकली अट्रैक्टेड है। पैरा क्या है, वीकली रिपेल्ड, डाई क्या है, वीकली अट्रैक्टेड। और ये सारी चीज़ें अपन मान के चल रहे हैं ना, हर चीज़ गैसियस स्टेट में, पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरे केमिकल बॉन्डिंग में हर चीज़ गैसियस में माना है अपन ने अभी तक। जहाँ सॉलिड और लिक्विड आता है कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन में भी सॉलिड लिक्विड के लिए अलग ही चीज़ें थी। तो अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड में वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है। समझ गए? लिक्विड में क्या है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन नॉर्मली गैसियस में क्या है, वीक मैग्नेटिक। क्लियर है चीज़ें? तो ये वाला इनको याद रखना है कि लिक्विड का अगर पूछे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है ना, और नॉर्मली वीकली रिपेल्ड या वीकली अट्रैक्टेड होता है। लिखवा दिया था कल वो। ठीक है। सेकंड, वीबीटी का एक और ड्रॉबैक क्या था, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में +3 क्यों बन रहा है आयरन का, वीबीटी ने बोला था सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, तो अंदर का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर जैसे अपने उसमें आता है ना कौन सा, मैंगनीज वाला, K4FeCN6, ये सब चीज़ें भी बनती है ना। K4FeCN6 नहीं, सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट, और वो क्या नाम होते हैं उनके, KMnO4, K2Cr2O7, KMnO4, K2Cr2O7। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, मैंगनीज का +7 होता है। तो वो तो डी ब्लॉक के मतलब डी वाले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना फिर अपने, और डी तो अंदर गिरेंगे, तो वो यूज होके कैसे बन गए, ये वीबीटी का ड्रॉबैक है। फिर समझ में आया सभी को क्यों है? ठीक है। ये हो गया। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +7 यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 का डबल 8, 8 में से 1 गया 7, 7 का डबल 14, 14 में से 2 गए 12, 12 डिवाइड विद 2 6। ठीक है। तो +6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना। और ये जिस भी ब्लॉक के हैं चौथे पीरियड, उसमें आउटर मोस्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस के, बाकी तो सारे डी के हैं ना। तो आउटर मोस्ट के भी इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, उसके बाद अंदर की रिंग के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। क्या कर रहा है बेटा, केबल टूटी ना, केबल से लटका दूंगा, गिर गया। ठीक है। फोन तो फोन वाला जाने। ठीक है। इधर कहाँ था मैं, यहाँ। तो एस ब्लॉक आउटर मोस्ट है उसका, तो आउटर में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना पूरे में, बाकी डी के इलेक्ट्रॉन तो अंदर की रिंग के हैं। तो अंदर की रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना वीबीटी ने कब बोला, उसका तो था ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस से निकलेंगे। पेनल्टीमेट के तो कभी नहीं बोला उसने, लेकिन यहाँ होते हैं ना पेनल्टीमेट के, तभी तो ऑक्सीजन और पोटेशियम के साथ बॉन्ड बना पाया, वरना कैसे बनाता। तो ये चीज़ फिर गलत हो गई उस हिसाब से। समझ में आया सभी को ये चीज़? चलो ठीक है। अब एमओटी क्या क्या नई नई चीज़ें एक्सप्लेन करती है वो एक साथ लिख रखा है। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड बन रहे हैं। O2 में 2 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। ये चीज़ उसने भी बता दी थी वीबीटी ने, और इसने भी बताई है, लेकिन O2+ कितने बॉन्ड बनाएगा ये नहीं बताया था उसने, वीबीटी ने। O2- कितने बनाएगा, जो फ्रैक्शनल में आते हैं ना, आधा, 2.5, 0.5, ये वीबीटी नहीं बता पाया ना। वीबीटी ने या तो पूरे पूरे बॉन्ड मैच किए, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोल दिया उसने, तो कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं वो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, कभी गिन रहे हैं कभी नहीं गिन रहे हैं, ऐसा बोला था। तो ये फ्रैक्शनल वाले बॉन्ड ऑर्डर लेके आया ना कि हाँ,
उसको वही तो इसने बताया है कि बॉन्ड ही उसका 0.5 है, बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, अब उसको तुम कैसे इमेजिन करोगे मुझे नहीं पता, बट बॉन्ड ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो 0.5 है, किसी में 2.5 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो बनेंगे 2, लेकिन 2.5 उसका बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब उसके बॉन्ड 2.5 हैं। अब वो 2.5 कैसे आ रहा है, बनाओगे कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन इसके हिसाब से है। इसने हर एक इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करते हुए बोला है, इसने एक को भी इग्नोर नहीं किया है। और वीबीटी का क्या था, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो उसने अलग ही कर दिया उनको, गिने ही नहीं, सिर्फ पेयर्ड वालों को गिन के छोड़ दिया। क्लियर है? तो बेटा इधर तो एमओटी ने बॉन्ड ऑर्डर को फ्रैक्शनल में भी समझाया है, वीबीटी ने सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में बताया था कि या तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे, या 3, या 1, या 4, इससे ज़्यादा नहीं बताया उसने ना। इनकी बीच की कोई स्टेट बताई थी, इसने सारे बीच वाले जितने भी स्टेट थे 2.5, 1.5, 0.5 सब बताया। क्लियर है? हाँ, वीबीटी ने आधे बताया, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर तो ये भी निकल के आया ना बाद में, तो वो वीबीटी नहीं बता पाया था, वो इसी ने बताया था। ठीक है, तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इसने एक्सप्लेन किया। अगला, मैग्नेटिक नेचर एग्जैक्ट किसका क्या होना चाहिए वो भी इसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, एमओटी वाले ने, क्योंकि 2 जगह फिर वीबीटी गलत जा रहा था ना, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन में, बाकी जगह सही था लेकिन 2 जगह गलत था। तो वो 2 जगह भी सही किसने बताया, एमओटी ने, कि ऑक्सीजन पैरा होता है, डाई नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी 16 इलेक्ट्रॉन वाले पैरा होते हैं, डाई नहीं होते हैं, ये है उसका मतलब। ठीक है, तो उसको सिर्फ 16 ऑक्सीजन नहीं गिनना है। ठीक है, और साथ साथ में 10 इलेक्ट्रॉन वाला भी, ये भी लिखवा दिया था। हाँ, 10 और 16 वाले पैरा होते हैं, डाई नहीं होते हैं। क्लियर? बाकी उसके अलावा तो कोई भी ले लो, ऑड वाले सारे क्या होंगे, पैरा, और इवन वाले क्या होंगे, डाई। क्या बोल रहे हो तुम फिर? क्या 32 वाला भी पैरा आ रहा था? अच्छा, उसी की लाइन के नीचे वाले। हाँ, तो फिर होगा यार, मतलब क्वेश्चन था क्या? तो फिर होगा यार। हाँ, 20 वाला भी पैरा आ रहा है, ऐसा पता नहीं यार, मैंने कहीं इतना देखा, 2-3 लेक्चर बुक्स, कहीं मुझे नहीं मिला। एक बार बता देना, क्वेश्चन बता देना, ठीक है, देख लेंगे। या फिर पता है, ऑड वन आउट कर लिया करो ना, बाकी अगर डाई मिल रहे हैं तो बचा हुआ पैरा ही होगा, ऐसे किया करो। क्योंकि कहीं पढ़ा नहीं मैंने कि 10 का डबल, 20 का डबल, 40 का डबल, कहीं नहीं आया ऐसा। बेटा इधर सारे, अब देखो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है ये भी इसने बताया, कि मान लो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए तो स्टेबिलिटी कैसे बताओगे फिर, पैरामैग्नेटिक क्या, सॉरी, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले से या एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन वाले से। जिसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो कम स्टेबल, जिसमें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी वाला कि मान लो अगर इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम आते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आने पे फिर कैसे बताओगे स्टेबिलिटी, वो भी एमओटी ने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये 3 चीज़ें एमओटी ने बताई है, एक मैग्नेटिक नेचर किसी भी मॉलिक्यूल का, स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो भी उसने बता पाया है एग्जैक्ट। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में आते हैं ये भी उसने एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? तो ये एमओटी क्यों पढ़ना है वीबीटी के बाद, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इसीलिए। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं एमओटी के पोस्टुलेट्स पे। पोस्टुलेट्स मतलब उसके पॉइंट्स क्या क्या दिए थे। जैसे वीबीटी ने अपने कुछ पॉइंट दिए थे कि डब्बे खाली होने चाहिए, अनपेड होने चाहिए, आउटर मोस्ट के होने चाहिए। ठीक है, पेयरिंग ऐसे ऐसे होगी एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी का रूल सब। तो वैसे ही एमओटी ने भी अपने कुछ पॉइंट दिए कि क्या क्या रूल वो फॉलो करेगा। क्लियर है? तो एमओटी क्या बोलता है, कोई भी 2 आइटम अगर आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ रहा है, तो उसके 1s के डब्बे होंगे। ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साई ए। ठीक है, फाई ए, साई ए जो बोलना है। दूसरे वाले को मैंने बोल दिया साई बी। तो जब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके आसपास एक ऐसी वेव घूम रही थी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इसके आसपास एक वेव घूम रही थी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। जब ये दोनों मिक्स हुए तो वेव के जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं, समझ गया ना, ये वाले। ठीक है, तो अगर सेम सेम होंगे तो बढ़ जाएंगे, और एक ऊपर से आ रहा होगा और एक ऐसा आ रहा होगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो जो बढ़ रहे हैं उनको बोला उसने पॉजिटिव वाला या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और जो कैंसिल हो रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो साई ए साई बी। तो ये जो 2 हैं, 2 में से एक डब्बे की एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है मिक्स होने के बाद, एक की कम हो जाती है।
तो जिसकी ज़्यादा हो गई है उसको ऊपर रख दिया एनर्जी में, जिसके कम है उसको नीचे रख दिया। तो ज़्यादा वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कम वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक क्या कर दिया, हाँ, इसमें माइनस हो रहा था और इसमें ऐड हो रही थी चीज़ें, तो एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है, इतनी चीज़ें आई समझ में। नंबर ऑफ कितने, अभी तक वही चल रहा है, जितने डब्बे मिक्स होंगे उतने ही डब्बे बनेंगे, चाहे वो हाइब्रिड के हो, चाहे एटॉमिक के हो, चाहे मॉलिक्यूल के हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन ओवरलैपिंग। जितने एटॉमिक मिक्स हो रहे होंगे उतने ही है मतलब मॉलिक्यूल के बनेंगे, बस आधे क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, आधे बॉन्डिंग में, इतना फर्क है, बाकी बनेंगे तो उतने ही। यहाँ दो मिक्स हो रहे थे तो दो ही बने ना, तो भाई बोल रहा है कि जितने एटॉमिक के मिक्स होंगे उतने मॉलिक्यूल के बनेंगे। क्लियर? अब देखो भाई जितने बनेंगे उसमें बोला है उसने कि आधे जो है उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, आधों की कम हो जाती है, तो उनके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हाई एनर्जी और हाफ हैव लोअर एनर्जी। तो हाई एनर्जी वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई डाउट तो नहीं है ना, चीज़ें वही के वही रिपीट होगी बार बार। ठीक है, इसमें जो वेव फंक्शन होता है नेगेटिव हो जाता है, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO लिखा है ये, क्लियर है? साई ए माइनस साई बी, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें ऐड हो जाता है पूरे एम्पलीट्यूड दोनों के। ठीक है, ये लेस स्टेबल होता है, जो कि हाई एनर्जी वाली चीज़ अपन ने पढ़ा है ना, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाली चीज़ें हमेशा अनस्टेबल होती है। कोई भी मॉलिक्यूल तभी बन रहा है, कोई भी दो चीज़ मिक्स होगी, एनर्जी रिलीज करती है ना, तो फाइनली उस चीज़ की एनर्जी कम हुई तभी तो साथ में है वो एनर्जी रिलीज करके। तो लो एनर्जी वाली चीज़ें हमेशा केमिस्ट्री में स्टेबल होगी, तो इसके तो एनर्जी हाई होती है, तो ये लेस स्टेबल होगा, कम एनर्जी वाला मोर स्टेबल होगा। क्लियर? हाँ, ये चीज़ देखना, डजंट हैव नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ये। ठीक है, तो इसमें डजंट हैव नोडल प्लेन, इसमें नोडल प्लेन होता है। वो जब डब्बे बनाए होगा तो फिर देख लेना कहाँ कैसे होता है। ठीक है, बस पॉइंट याद रखना, थ्योरेटिकल पॉइंट आएगा कि नोडल प्लेन वाली चीज़ है, तो पॉइंट याद होना चाहिए कि इसमें नोडल प्लेन होता है। ठीक है, इसमें नोडल प्लेन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एंटी बॉन्डिंग डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग में, वो मॉलिक्यूल उतना ही कम स्टेबल हो जाएगा ना, तो भाई डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। जितने ज़्यादा बॉन्डिंग में होंगे उतने ज़्यादा चीज़ें स्टेबल होगी, तो वो लिखा है इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब इन दोनों का एग्जाम्पल एक कॉमन लिख रखा है, H2 और H2 प्लस और H2 माइनस, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आता है, आधा आधा। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद भी, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, डंडे, तो दोनों में आधे आधे डंडे बन रहे हैं। कैसे बनते हो छोड़ो, आधा कैसे बनेगा, लेकिन दोनों में आधे आधे डंडे बन रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कोई दो मॉलिक्यूल है, एक ये H2 है, एक ये H2 है, एक H2 प्लस है, एक H2 माइनस है, दोनों में डंडे कितने, आधे। तो स्ट्रेंथ विस्ट्रेंथ सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बराबर ही जा रही है। फिर भी मुझे देखना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो मैं कैसे देखता हूँ, जिसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या आ जाएंगे वो कम स्टेबल, क्योंकि हाई एनर्जी है ना। जिसमें सिर्फ बॉन्डिंग के होंगे, एंटी बॉन्डिंग के कम होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो H2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक ही है ना, दो हाइड्रोजन थे तो दो, और एक और निकाल दिया तो एक ही बचा, तो एक तो बॉन्डिंग में जाता है ना पहले, सिग्मा 1s में या बाबा के B में। इसमें कितने थे टोटल, दो, और एक और आ गया तो तीन, तो दो बॉन्डिंग में आ जाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग में चले जाएगा ना। तो इसमें फिर एक एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ सभी को इतना? ठीक है, अभी आगे के पॉइंट्स, यहाँ तक चीज़ें अपन ने पढ़ ली। ये वाला पॉइंट कट कर देना बेटा सारे, ठीक है, क्योंकि इसका एडिटेड वर्जन या थोड़ा अच्छा वर्जन उधर लिखा है। क्लियर है? चलो ये वाला कट करना है सभी लोगों को, दोनों पॉइंट्स। ठीक है, जैसे भी तुम लोग कट करना चाहो। यहाँ तक पढ़ लिए एंटी बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग वाले, इसके 2 पॉइंट्स और हैं, वो पढ़ने अपने को। ठीक है, अब वो 2 पॉइंट किस चीज़ से रिलेटेड है, नोडल प्लेन से। तो पहले ये समझो नोडल प्लेन होता क्या है। नोडल प्लेन वो जगह है एटम के अंदर या कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना या डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लीस्ट। क्लियर है? कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, कहीं भी लिखो सर, क्या ही मतलब। चलो, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है, प्लेस वेयर
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 और लीस्ट। ठीक है, या तो मिलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन या लीस्ट चांस है, बहुत रेयर चांस है। क्लियर है? तो नोडल प्लेन क्या होता है समझ में आया? इसी चीज को अपन एटम से समझ लेते हैं। एटम में पॉजिटिव चार्ज मैंने सेंटर में रखा, पहली रिंग में 1s होगा, 1s के इलेक्ट्रॉन 1s में ही घूम रहे हैं, तो इस 1s और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप दिख रहा है ये नोडल प्लेन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो उस रिंग में घूम रहा है। फिर सेकेंड रिंग होगी, उसमें 2s 2p होंगे, तो इलेक्ट्रॉन 2s या 2p में भर आते हैं ना। ये फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग के बीच में जो गैप है यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना, तो ये उसका नोडल प्लेन हो गया। न्यूक्लियस और फर्स्ट रिंग के बीच वाला भी नोडल प्लेन है। फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग के बीच में जो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बहुत रेयर चांस है कि कभी जंप कर रहा हो और दिख जाए तो बात अलग है, वरना नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो वो वाले पोर्शन को क्या बोलूँ, वो भी नोडल प्लेन है। सेकेंड रिंग और थर्ड रिंग के बीच में जो गैप है वो नोडल प्लेन है, क्योंकि वहाँ भी इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तो अपनी अपनी पर्टिकुलर रिंग में रहते हैं। बस जंप करते टाइम वो जा रहा होगा तो शायद चांस है कि कभी दिख जाए, या कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, कुछ ऐसा है तो चांस है, वरना नहीं है। क्लियर है? तो नोडल प्लेन, हाँ हाँ, तो वापस गिर जाता है वो, हाँ वापस गिर जाएगा, जंप करेगा जहाँ तक जा पाएगा वापस वहीं आ जाएगा। तो वो वहाँ रहेगा नहीं ना। जैसे मान लो मैंने जैसे एनर्जी दी उस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जंप किया लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, तो मैंने देखा अभी यहाँ दिखा, वापस गिर गया, गायब हो गया ना, तो उस जगह मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, समझ गए? पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, इनके बीच में जो खाली जगह है, स्पेस, ब्लैंक स्पेस, इसी को बोला है नोडल प्लेन। इतना समझ गए? अगर समझ में आया सभी को? बाकी नोडल प्लेन समझ में आया क्या होता है? अब नोडल प्लेन से ही रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं। क्लियर है? देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। देखो, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, इनके न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस है वो कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। कहाँ? इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। समझ गए ना? ये एक हाइड्रोजन अगर है और ये एक हाइड्रोजन एटम अगर बना रहा हूँ, 2 गोले, तो इनके सेंटर जो न्यूक्लियस है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस बहुत कम है, तो बोल दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? अब वही चीज, इन दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। बेटा ये चीज समझो, अगर ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो जब ये 2 एटम पास में आए, मॉलिक्यूल बना, ठीक है, ओवरलैपिंग होगी ना, कोवेलेंट बॉन्ड है तो, ठीक है, ओवरलैपिंग से जैसे ये पास में आ गए और मॉलिक्यूल बना, तो इन 2 न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, अभी डिस्टेंस कम हो जाएगा ना जब ओवरलैपिंग होगी, तो क्या इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में तो यही वाला एरिया आएगा, या 3D में जैसा भी तुम लोग देखना चाहोगे, स्फीयर का एक कट, अगर ये पूरी फुटबॉल है तो उसका एक सर्कल, इधर वाला पोर्शन, समझ में आया? इस फुटबॉल के इधर वाला सर्कल, ये ओवरलैप होंगे, आ रहा है कुछ? ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं अपना, इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस अगर ज़्यादा हैं तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर नहीं है तो वो एंटी बॉन्डिंग है। समझ में आया पॉइंट? इन बिटवीन द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो एंटी बॉन्डिंग, इन बिटवीन द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो बॉन्डिंग में। क्लियर है? अगला, इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल लीड्स टू रिपल्शन बिटवीन एटम। अब मान लो बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो न्यूक्लियस रिपल्शन करेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो रिपल्शन होगा तो चीज़ें अनस्टेबल होती है ना, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग वाले अनस्टेबल होंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए बीच में, तो इलेक्ट्रॉन तो प्लस से ऐसे खिंचा जाएंगे ना, तो प्लस प्लस का रिपल्शन कंपैरेटिव कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस की एनर्जी तो इस नेगेटिव को खींचने में जा रही है ना थोड़ी। आ रहा है समझ में कुछ? पक्का ना? इसमें इसने बोला है कि यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये हवा में नहीं, इस रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से खिंचा रहे हैं ना, तो प्लस प्लस का आपस में रिपल्शन कम हो जाएगा, तो चीज़ें स्टेबल रहेगी। यहाँ पे क्या है, इसने बोला यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस साइड और उस साइड होंगे या कहीं दूसरी जगह होंगे। क्लियर है? तो बीच में खाली जगह है, कुछ नहीं है,
तो सिर्फ प्लस और प्लस के रिपल्शन होगा ना फिर, तो वही लिखा है कि रिपल्शन होगा इसमें और इसमें अट्रैक्शन होगा। नहीं आया? हाँ, ये एक एटम है, ये दूसरा वाला एटम है, ठीक है। अगर बीच ये जब ओवरलैप करेगा तो ये जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है, ये जो दोनों हाथ ओवरलैप हो रहे हैं, इस पोर्शन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा हो जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना समझ में आया? ठीक है। अगर नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनके न्यूक्लियस पास पास में आए ना, अब खाली जगह कुछ नहीं है ना, अब तो न्यूक्लियस रिपल्शन नहीं करेंगे क्या? तो यही बोला है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है और न्यूक्लियस रिपल्शन करेंगे तो एटम अनस्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो बोला था ना स्टेबिलिटी कैसे पता करोगे? जितने एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। चालू है ना? कर दी थी ना? हाँ, ये समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड, मान लो ओवरलैप कर रहा है और इन दो के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ओवरलैपिंग पोर्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस से खिंचाएंगे ना, ठीक है। तो न्यूक्लियस का काम तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो आपस में रिपल्शन कम करेंगे ना। तो वही दिया है कि इसमें अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में, तो अट्रैक्शन फील करेंगे, दो एटम आपस में रिपल्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बीच में कुछ नहीं है, तो न्यूक्लियस आपस में रिपेल कर रहे हैं ना। आया कुछ? थ्योरेटिकल पॉइंट अगर आता है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं है। बस तुमको पता होना चाहिए कि एंटी बॉन्डिंग में दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के चांसेस बहुत कम होंगे, बॉन्डिंग में चांसेस ज़्यादा होंगे। या फिर तुम ऐसे देखो ना यार, बॉन्डिंग है, ए और बी अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा ही होगी तभी बॉन्ड बनेगा। और एंटी बॉन्डिंग तो नहीं चाहता ना इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी बॉन्ड बनाना, उसकी एनर्जी वैसे ही हाई होती है, तो इसमें जो बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो कम से कम होगी। कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो इस चीज़ से ध्यान रख लेना कि दो एटम के बीच में ज़्यादा है तो बॉन्ड बन रहा होगा, और बॉन्डिंग वाले बनाते। और अगर बीच में ये डंडा नहीं बन पा रहा है ढंग से ऐसा, तो वो नहीं बनेगा ना बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बीच में। क्लियर है? बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डॉट डॉट डॉट, तो वो रिपल्शन करेंगे। क्लियर हो गया सभी को वो पॉइंट? ठीक है। अब ये नोडल प्लेन वाला पॉइंट देखो, एंटी बॉन्डिंग वाला जो है, इट ऑलवेज हैव एन नोड इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। देखो, दो न्यूक्लियाई अगर बॉन्ड हो रहे हैं, ये एटम है, ये एटम है, तो वो दो न्यूक्लियाई के बीच का जो गैप है, न्यूक्लियस और पहले रिंग के बीच में गैप है, दूसरे वाले के भी न्यूक्लियस और पहले रिंग के बीच में गैप है, ये क्या है? नोड है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो नोड भी रहेगा ना दो न्यूक्लियाई के बीच में। तो भाई बोल रहा है कि इट ऑलवेज हैज अ नोड इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसने बोला। नोडल प्लेन क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके पहले पॉइंट में अभी बता के आया है कि दो अगर ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो बीच वाला एरिया ये क्या? नोड हो जाएगा ना, ठीक है। उस वाले में क्या था? ओवरलैप कर रहे हो और यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डिंग में जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन है तो वो नोडल प्लेन थोड़ी ना कहलाएगा फिर। नोडल प्लेन का मतलब होता है वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? और साथ साथ में सुन जान लेना, ठीक है। नोडल प्लेन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं मिलेगा? दो रिंग के बीच में या पहले रिंग और न्यूक्लियस के बीच में। इतना है समझ में? अब अभी जो पॉइंट पढ़ के आए थे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का, उसमें मैंने बोला ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास एक ही रिंग है। ये जब ओवरलैप होगा, और मान लो अगर ओवरलैपिंग पे उस रिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस साइड नहीं है, बीच में नहीं आ रहा है, तो वो काहे में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस और वो आपस में रिपेल करेंगे। तो जहाँ भले ओवरलैप हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस जगह को क्या बोल दूंगा? पूरी नोड। अब वो भले रिंग का पोर्शन आए, रिंग का पोर्शन ना आए, इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब नोड है। क्लियर है? और सेकंड वाले में क्या हो रहा है? ये रिंग अगर घूम रही है तो इस साइड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इस साइड इलेक्ट्रॉन है। ओवरलैप हुआ तो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो ये एरिया अब नोड में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जीरो नोड या नो नोडल प्लेन। देखो, वरना थ्योरेटिकल पॉइंट है, साफ रटो।
और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो इट ऑलवेज हैज ए नोडल प्लेन, क्योंकि ये तो खुद बोल रहा है ना बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें नोडल प्लेन होगा बिटवीन द न्यूक्लियर बॉन्डेड एटम, ठीक है। इट मे और मे नॉट, ये याद रखना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये याद रखना है। इसमें तो नहीं होगा, इसमें बॉन्ड बनता है तो कभी नहीं होगा और कभी हो भी सकता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन। हैव ए नोट, क्लियर। अब उसी के एग्जांपल 3 ही अपन ने पढ़े अभी तक। 14 इलेक्ट्रॉन में एसएस की बॉन्डिंग होगी, सेकंड के एसएस की होगी और सेकंड के पीपी की होगी, ठीक है। तो एस और एस हमेशा सिग्मा बनाते हैं, एसएस का सिग्मा और एसएस का सिग्मा, एक बार बॉन्डिंग का एक बार एंटी बॉन्डिंग का, मतलब उल्टा बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग का। तो जब बॉन्डिंग में ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, इधर देखो बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब क्या बन गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक एटॉमिक मिलके क्या वाला, मॉलिक्यूलर। और इसमें बीच में इलेक्ट्रॉन थे ना, और ओवरलैपिंग होगी तो दोनों गोले ऐसे मिक्स हो जाएंगे। और जब भी ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड बनाने के लिए सेम सिंबल से होती है, तो प्लस प्लस से ही होगा, क्लियर है। पहले ये क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, जब मिक्स हुए तो एक की एनर्जी हाई एक की एनर्जी लो, तो एक का सिंबल फ्लिप हो गया, ठीक है। तो एक में प्लस रह गया एक में माइनस हो गया, और वो दोनों अलग अलग प्लेन में ही रहेगा, क्योंकि एक प्लस है तो अपोजिट, एक माइनस है तो उल्टा हो जाएगा। तो उनके बीच में जो जगह रह जाएगी कहीं, अब इसको हवा में या एटम में इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहीं देख लो बस कि ये बना है एंटी बॉन्डिंग में तो दोनों अलग अलग रह जाएंगे क्योंकि चार्ज अलग हो जाते हैं, और बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाना है तो सेम चार्ज रहेगा तो मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होगा तो बीच में कहीं ऐसी जगह नहीं है ना जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, रह सकता है उस पूरे में। यहाँ ये वाला प्लेन है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएगा, तो इसमें एक नोडल प्लेन है, इसमें 0 नोडल प्लेन है, क्लियर है। अगर एफ का डब्बा आता है तो इसमें 0 है, इसमें 1 है। समझ में आया कैसे सभी को पीछे तक। अगला पी वाले, पीपी की ओवरलैपिंग 2 टाइप से होती है, ऐसे होगी तो सिग्मा, और कौन करेगा, जेड वाले, पी जेड वाले, और ऐसे में पी एक्स और पी वाई, ठीक है, ऐसे वाले में पी एक्स पी वाई। और ये क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो पीपी का सिग्मा स्टार, और फिर पीपी का पाई आएगा, पीपी का पाई आएगा। तो पीपी का पाई मतलब क्या हुआ, पी एक्स पी वाई वाले, और सिग्मा मतलब क्या हुआ, पी जेड वाले। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। पीपी का सिग्मा ऐसे ओवरलैप करता है, और बॉन्ड बनाना है, बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनाना तो सेम चार्ज से ही होगा ना, तो प्लस प्लस मिक्स होके एक बड़ा प्लस बन जाएगा, और ये छोटे ही रह जाते, बताया था। हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी ऐसे आएगा। तो यहाँ पे कहीं नोडल प्लेन दिख रहा है क्या अलग, ठीक है। या फिर पता है कुछ कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फिर नोडल प्लेन में गिना है उन्होंने। देखो ऐसे दिया है तो इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा दोनों का मिक्स होके, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में तो कोई ऐसी जगह नहीं है, तो नोडल प्लेन या तो 0 बोलूँगा, या फिर अगर इसको वो गिनता है ये जो माइनस और प्लस के बीच के गैप को, तो 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्लियर है। लेकिन तुम लोग 0 वाला ही देख लो, अगर वो 2 देता है कभी सॉल्यूशन में, कभी कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे देख लेना कि वो फिर इस चीज़ को इंक्लूड कर रहा होगा, क्लियर है। अब वही चीज़ इसकी देखते हैं, ये हो गया ये वाला, ठीक है। प्लस और माइनस, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे पहले दोनों, फिर मिक्स होंगे तो इसका प्लस और इसका माइनस होगा ना, एंटी बॉन्डिंग है तो उल्टे, तो प्लस और माइनस कभी भी मिक्स ऐसे होते ही नहीं है, तो उनके बीच में वो गैप हमेशा रह ही जाएगा। तो नोडल प्लेन कितना आएगा, 1, या फिर ये डॉट 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 एक छोटा, ये डॉट 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 एक छोटा और मारोगे तो 3 हो जाएंगे वो। ये तो है ही सही, ये भी आ जाएगा ना, समझ में। अब यहाँ नहीं हो पाएगा यार, मैं खुद भी बहुत बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। हाँ स्पेस, हाँ हाँ वो नोडल प्लेन है। हाँ देखो उसको तुम इस डायग्राम से तो इमेजिन नहीं कर पाओगे, मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जो चीज़ लिखी है उसको मैं समझा सकता हूँ, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन लगा के देखना, मुझे नहीं लगता एक आध क्वेश्चन से ज़्यादा कभी दिख जाएगा, पीवाईक्यू में तो नहीं आया शायद, ठीक है। ये वाला समझ में आया, जैसा भी आया ऐसे ही आएगा अभी, ठीक है। बाकी पीपी का बेटा इधर
पीपी का पाई वाला, ठीक है। पाई वाले साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग है तो अपोजिट साइन आएंगे ना, अपोजिट साइन कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसा रहेगा, देखो यार ये चीज़ें याद ही करना है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें एक प्लेन ये आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एक प्लेन ये वाला आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो दो नोडल प्लेन हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब यही चीज़ जब बॉन्डिंग वाले आएंगे, ऐसे पी वाले कहाँ गए, ये वाले साइड में, तो सेम सेम साइन वाले ऊपर रह जाते हैं ना डंडे के, और सेम सेम वाले नीचे रह जाते हैं। तो एक ही प्लेन ऐसा है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे, तो इसका नोडल प्लेन 1 ऐसे निकालना है। वाह वाह वाह, हाँ। और फिर ये नहीं आया, देखो एंटी बॉन्डिंग में हमेशा अपोजिट साइन वाले आएंगे बेटा, सारे इधर देख लो, एंटी बॉन्डिंग में हमेशा अपोजिट साइन वाले आएंगे। क्यों, हिला तो नहीं है, हाँ ठीक है चलो। तो एंटी बॉन्डिंग में हमेशा क्या आएंगे, अपोजिट साइन वाले। क्यों, मेरे को नहीं पता क्यों। अरे यार एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, जितना मेरे को पता है इतना तुमको पता है। अपोजिट साइन क्यों लगा, आइडिया नहीं होगा। है तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब या तो उनके डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन एस तो पूरा स्फीयर होता है तो उसमें क्या ही डायरेक्शन बता रहा होगा, इसीलिए अलग अलग रहेंगे तो प्लस प्लस ही दिखाया है। लेकिन जब मिक्स हो रहा होगा तब फिर चीजें उसने अपोजिट की है। फालतू की चीजें एक्सप्लेन करवा रहे हो तुम, याद रखना। चलो, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इधर और इधर रहते हैं तो ओवरलैपिंग होगी और दोनों मिक्स होंगे और बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग वाला ये समझ में आया, प्लस प्लस मिक्स होके कहाँ गया, ये रहा, प्लस प्लस मिक्स होके पूरा बॉन्ड बनना, ठीक है। अब ये चीज अगर ये वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होते हुए इधर है, ये लो। क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो जब ये आ रहे हैं पास में तो बीच में इन दो न्यूक्लियस के कुछ भी नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, वही पॉइंट यहाँ बोला था कि बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो रिपल्शन करते हैं। तो रिपल्शन करेंगे तो इसीलिए एक इधर आएगा एक उधर जाएगा, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। तो बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो वो नोडल प्लेन होगा ना, और यहाँ अगर सेम सेम होंगे मिक्स हो रहे तो नोडल प्लेन है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। इससे ज़्यादा, हाँ वो माइनस उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है कि दूर जा रहे हैं, ऐसा कि अपोजिट प्लेन में ऐसा। अब वो मैं प्लस कर दूंगा तो फिर तुमको लगेगा जब प्लस प्लस थे तो मिक्स क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने बस रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया है कि अलग अलग हैं वो, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो एक उधर हो गया एक इधर हो गया। कोई डाउट, चार्ज नहीं है ये सब, पहले से बताता आ रहा हूं मैं। फेस फेस है ना, साई ए साई बी वो है, ये क्लियर है। पहले बॉन्डिंग से बन जाएगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग में बनाना ही पड़ेगा उसको। इसने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, एब्सेंट नहीं है, लेस है। तो पहले 1s का बॉन्डिंग बनाता है, फिर 1s का एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। फिर 2s का बॉन्डिंग पहले बनाएगा, फिर 2s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2p के बॉन्डिंग पहले सारे बना लेंगे, फिर 2p के एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। क्लियर है। ये कैसे, हाँ बेटा आ जाओ। ये हाँ तो दूरी तो है, कहाँ मिक्स हुए क्या है दोनों, उधर वाले ये प्लस और माइनस, देखा दो, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, ये दोनों आपस में मिक्स हो ही नहीं सकते क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो बॉन्ड नहीं बन रहा है तो बस ये इधर आ गए ना, ऐसे हो गए, वो उधर ऐसे हो गए, तो बीच में बॉन्ड कभी बनना ही नहीं है। और यहाँ ऐसा था सेम सेम थे तो मिक्स होके पाई बॉन्ड बनेगा ना, ये। और जो ऊपर वाला है उसमें एक छोटा है एक बड़ा है, हाँ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थे फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसका शेप कुछ तो अलग बनाना पड़ेगा ना। जैसे अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक थे तो हाइब्रिड का शेप कुछ अलग बना रहे थे, वैसे मॉलिक्यूलर का शेप ऐसा आएगा। मतलब होगा एक छोटा एक बड़ा बना है, कुछ मतलब मेरे को नहीं पता, फिर कुछ होगा तो। हाँ ये नहीं आना है क्या, एस वाले में बुक में देख लिया, हाँ एक प्लस और एक माइनस, बुक में दोनों प्लस दिए हैं बेटा, एनसीईआरटी में देखो। हाँ एक प्लस और एक माइनस, एनसीईआरटी में हाँ
कल ही तो देखा था यार। पहले हाइड्रोजन नॉर्मल था, दूसरा हाइड्रोजन नॉर्मल था, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल है, अपने अपने फेज में बढ़िया थे। जब ये मिक्स होते हैं तो इसमें से एक डब्बा हाई एनर्जी में चले जाता है, एक डब्बा लो एनर्जी में, मतलब इन्होंने अपने फेज चेंज कर लिए होंगे ना, तो एक का फेज अपोजिट हो गया, एक का वही रहा, तो इसीलिए एक को प्लस कर दिया और एक को कहाँ गया वो माइनस कर दिया, क्योंकि एक एंटी बॉन्डिंग में चले जाएगा, एक बॉन्डिंग में चले जाएगा। अभी दोनों ही एटॉमिक थे। आया ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। वैसे इसको बीएमओ एबीएमओ लिखना गलत है, क्योंकि एबीएमओ के अंडर में है सब, है ना। ठीक है, यहां से नहीं आना, शेप्स याद कर लेना, अगर आया तो बात खत्म, इतना ही है। ठीक है। अरे एफ और एस मिक्स होगा तो एंटी बॉन्डिंग में कैसा दिखेगा, बॉन्डिंग में कैसा दिखेगा। पी और पी मिक्स होगा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कैसा दिखेगा, बॉन्डिंग में कैसा दिखेगा। फिर पी और पी अगर साइडवाइज मिक्स होता है तो एंटी बॉन्डिंग में कैसा दिखेगा, बॉन्डिंग में कैसा दिखेगा। इतना ही आएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये रब करके अगले पॉइंट्स लिख रहा हूं। चलो देखो एमओटी के फिर कुछ पॉइंट्स आगे वाले जो बचे थे पढ़ते हैं। हाँ कोई नहीं यार, परेशान हो गया मैं पढ़ा के अब ऐसा। चलो इधर, इन वीबीटी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पता है वीबीटी में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट रिंग ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेती है, लेकिन एमओटी में सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, लिखवा दिया है। वीबीटी में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एमओटी में ऑल इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट? ठीक है। व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड देन एटॉमिक ऑर्बिटल लूजेस देयर आइडेंटिटी। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है तो दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए ना, और इसकी पहले कुछ एनर्जी थी, इसकी कुछ एनर्जी थी, अब इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, तो दोनों ओरिजिनल तो रहे ही नहीं ना अब, क्योंकि एक दोनों ही चेंज हो गए, एक की एनर्जी ज्यादा हो गई तो चेंज हो गया, एक की एनर्जी कम हो गई तो चेंज हो गया, तो दोनों ने अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल वाली आइडेंटिटी लूज कर दी। तो वही बोल रहा है व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड देन एटॉमिक ऑर्बिटल लूजेस देयर आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूलर और हाई एंटी बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो गए। मॉलिक्यूलर, हाँ धन्यवाद। चलो हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय एलसीओ मेथड। एलसीओ का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब वही यार, या तो ऐसे मिक्स हो रहे हैं या ऐसे मिक्स हो रहे हैं, इसी को देख लेना। ठीक है, तो वो एलसीओ एनसीईआरटी में लाइन लिखी है लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, एलसीओ का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन में मिक्स हो रहे हैं तो जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, है ना। इतना ही था। अब दो टाइप से मिक्स हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस का मतलब कुछ नहीं है, मिक्सिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मतलब जब दो वेव मिलेगी तो दोनों जुड़ के एक बड़ी वेव बनेगी, तो उसको बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है दो वेव मिली और वो दोनों एक दूसरे को माइनस कर दिया, कट कर दिया दोनों ने। तो मान लो एक ओरिजिनल वेव थी एक एटम की ए, दूसरे एटम की थी बी। क्लियर है? ये दोनों अगर कंस्ट्रक्टिव करती है तो दोनों एम्पलीट्यूड बढ़ गए ना, तो साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर ये बॉन्डिंग वाले में चले जाएगा, और दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल करती है तो दोनों का एम्पलीट्यूड देखो कम हो जाएगा, तो साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टिव वाले का ये है, डिस्ट्रक्टिव वाले का ये है, और ये तो ओरिजिनल थे। समझ गए ना? ये ओरिजिनल थे, एक एटम का दूसरा एटम का। कंस्ट्रक्टिव होगा तो ऐसा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो ऐसा बनेगा। क्लियर? किसी को डाउट? बेटा इधर ऊपर जाए, इधर। ठीक है, बीएमओ कहीं से बनेगा? एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन क्या है? ये साई। बॉन्डिंग वाला कहीं से बनता है? एडिशन वाले से। और एंटी बॉन्डिंग कहीं से बनता है? सब्सट्रैक्शन से। तो ये वाला जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। ठीक है, बीएमओ बनता है एडिशन से, एंटी बॉन्डिंग बनता है सब्सट्रैक्शन से। और ये जो साई है ना, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है। एक नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एटॉमिक में पढ़ोगे, वहां भी कोई काम की नहीं है इक्वेशन। ठीक है, उसमें कुछ डेल्टा वेल्टा कुछ बनाता है फालतू का, उल्टा डेल्टा बनाता है ऐसा, फिर इस साइड उसको ऐसा गाढ़ा गाढ़ा ये कुछ कर देता है, फिर एक्स वाई कुछ कुछ तो लिखता है, एक एक्स का, एक वाई का, एक जेड का, इज इक्वल टू 0 करके कुछ, और उनके स्क्वायर लगा देता है साई के साथ, पता नहीं।
अजीबोगरीब फॉर्मूला है, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसका। वो दो लेकर के बाद आता है। तो ये जो साई आया है ना, ये कहाँ से आया है? वहां से आया है, बस इतना याद रखना है। श्रोडिंगर कांस्टेंट होगा या वहीं से कुछ कुछ आया है। क्लियर है? लैपलेस कांस्टेंट सुना है? तो ये लैपलेस कांस्टेंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाँ नहीं नाम तो मेरे को गलती से याद रह जाते हैं इसीलिए, ठीक है। समझ गए? तो वहीं से आया। तो ये साई क्या है? वेव फंक्शन को डिनोट कर रहा है। क्या है ये? वेव फंक्शन ऑफ ए। क्या है? वेव फंक्शन ऑफ ए। और ये वेव फंक्शन ऑफ बी है, और दोनों वेव फंक्शन जोड़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों वेव फंक्शन सब्सट्रैक्ट होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई डाउट? ठीक है, इधर देख लो भाई साहब, वरना 11वीं 12वीं के बाद फिर पहला दूसरा तीसरा, हाँ टाइम मत देखो, ठीक है। इधर अब क्या था अपना? एनर्जी का ऑर्डर। दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, मिक्स हुए, एक की एनर्जी ज्यादा एक की कम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? एंटी बॉन्डिंग की। फिर एटॉमिक वाले की होगी ना, फिर बॉन्डिंग वाले की। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओरिजिनल थे, और फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ये दोनों मॉलिक्यूल वाले हैं, ये एटॉमिक है, ये याद रखना है। क्लियर है? अब इधर कुछ पॉइंट्स देखो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है डिफाइंड एज 3D स्पेस इन अ मॉलिक्यूल एट व्हिच द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो कोई एटम है, उसमें पहली रिंग है तो शेल, उसके अंदर सब शेल होगा एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो उसका जो ऑर्बिटल है वहीं इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी रिंग में मिलेगा, ऑर्बिटल में मिलेगा। तो वो यही बोल रहा है कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उसमें जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की चांस है, तो जब वो मॉलिक्यूलर बन जाएंगे तो मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलने के चांस सबसे ज्यादा है। यही पॉइंट लिखा। अब रीड करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? आर डिफाइंड एज 3D स्पेस। पूरे बॉल है ना वो, तो 3D में स्पेस में ऐसी जगह जहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बाकी पूरे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफाइंड एज 3D स्पेस इन अ मॉलिक्यूल एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस सबसे ज्यादा है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलेगा। बस इतनी फर्जी लिखा है वो। चलो, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कहीं से डिफाइन होता है? कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है? जितने ज्यादा उसके बीच में डंडे। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर डबल, फिर सिंगल। ये सब चीजें वीबीटी से पढ़ी थी, लेकिन एमओटी ने क्या बोला? इनके बीच के भी बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, ठीक है। देखो ये चीज यहां लिख लेते हैं, थोड़ा बेटर है। ट्रिपल, डबल, सिंगल, ठीक है। अब 3.5 भी होता है बॉन्ड ऑर्डर। किसका होता है? CO प्लस। एक ही एक्सेप्शन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसका 2 है बॉन्ड ऑर्डर, इसका 1 है। लेकिन 2.5 भी होता है, 1.5 भी होता है, और 0.5 भी होता है। और 0 का मतलब तो है कि वो बॉन्ड बना ही नहीं है। समझ गए चीजें? तो स्टेबल कब होगा मॉलिक्यूल? जितने ज्यादा उसके बीच में डंडे, उतना ही दो एटम को उसने पकड़ के रखा होगा ना, तो उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल बना। ये एक एटम था, मिक्स होके मॉलिक्यूल बना। तो पूछ रहा है मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? जितने ज्यादा उसके बीच में डंडे बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, और उसी बॉन्ड को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। लेकिन अगर मान लो कोई दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया है, तो फिर कैसे पता करोगे? एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देख के। अगर किसी में जिनके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए, उनका फिर बाबा वाले से पूरा लिखोगे, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, और अगर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी में ज्यादा आ रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल है। क्लियर है? या फिर अगर एब्सेंट ही है कि नहीं आ रहे हैं तो वो स्टेबल है। समझ गया ना? एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेंगे, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल को स्टेबल करेंगे। तो जहां बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा और फिर भी स्टेबिलिटी पूछे तो अपन एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देख के बता पाएंगे। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल करते हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन स्टेबल करते हैं। तो गिन लेना कितने कितने, ठीक है? समझ गए? फिर ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखना अच्छे से, ठीक है?
3 रूल्स होते हैं। अबाउ एनर्जी के हिसाब से बोलता है, ठीक है, कि एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अबाउ का रूल क्या बोलता है? n+l रूल से, ठीक है। अबाउ क्या बोलता है? n+l। तो यहां फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है σ1s और लिखा है σ1s स्टार। तो अबाउ के हिसाब से तो दोनों की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1। अबाउ ने बोला ना, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, तो एग्जैक्ट लाइन मैंने लिख दी है। एग्जैक्ट मतलब उसने ऑल नहीं लिखा है, उसने बोला है कि अबाउ भी फॉलो करता है, हुंड्स भी फॉलो करेगा, पॉली भी फॉलो करेगा। तो लिखा है ऑल द रूल्स अबाउ, हुंड्स एंड पॉलीज आर वैलिड इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जब अपन ने ऐसा देखा, एनसीईआरटी ने लिखा है तो अपना दिमाग भी तो है ना अपने पास, तो अपन ने क्या देखा? σ1s और σ1s स्टार। तो अबाउ एक ही रूल से एनर्जी निकालता है, n+l रूल। तो n+l से तो 1 आया, इसका भी n+l से तो 1 ही आ रहा है, तो एनर्जी सेम है। लेकिन MOT ने तो खुद ने बोल रखा है ना कि भले ही सेम ऑर्बिटल होंगे, एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो ये चीज़ अबाउ ने तो नहीं बताई ना, अबाउ ने तो n+l के हिसाब से सेम जा रहा था। तो अगर पॉइंट आता है तो फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी ने लिखा है तो मान लो ना, ठीक है। लेकिन ये हो रहा है ना, फिर दिक्कत दे रहा है यहाँ पे। तो अगर पॉइंट आता है कि फॉलो कर रहा है कि हाँ कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछता है कि इसकी ज़्यादा क्यों है, तो मॉलिक्यूलर MOT ने बोला है कि एक एंटी बॉन्डिंग में चले जाता है, एक बॉन्डिंग में चले जाता है, इसीलिए ज़्यादा होती है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर फिर भी बहुत प्रिसाइजली चूज करना हो ना कि कौन कौन से रूल फॉलो करता है, हुंड्स वाला फॉलो होता है, पॉली भी होगा और अबाउ नहीं होगा। देखो ना, हाँ ये बोल सकता है फिर, लेकिन एटॉमिक में तो पहले से भरे थे ना, मॉलिक्यूल बनने के बाद की बात होगी ना, MOT है तो ये MOT के पोस्टुलेट्स हैं, एटॉमिक के नहीं ना। समझ में आई चीज़ें? ठीक है। फिर P वाले में भी वो चीज़ गड़बड़ चली जाएगी थोड़ी। बेटा इधर P वाले में, क्योंकि नॉर्मली क्या बोलते हैं, P के तीनों डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब है एनर्जी सेम, Px, Py, Pz की एनर्जी सेम, ऐसा पढ़ते हैं अभी तक, P के डीजनरेट। लेकिन MOT ने क्या बोला? Px और Py की एनर्जी सेम होती है और 14 इलेक्ट्रॉन तक होगा तो Px, Py की कम होती है और Pz की ज़्यादा होती है। 14 से ज़्यादा होगा तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ बेटा ना। हाँ तो ये भी फिर गलत हो गया ना, ऐसा हुंड्स या पॉली किसका जो भी जिसका भी रूल था वो, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन तक अगर होते हैं तो Px = Py लेस देन Pz। मोर देन अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Pz की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, Px = Py से। अरे हाँ सॉरी, Px का ये ऐसा, क्योंकि इसका एरो ये बनाते हैं ना, और इसमें 2 पैरेलल लाइन बना के एक एरो उधर एक एरो इधर, तो इसकी एनर्जी कम है Z वाले की और X और Y की ज़्यादा है 14 से ऊपर, और 14 से कम है तो X और Y की कम है और Z की ज़्यादा है, तो वही लिखा है। तो ये वाली चीज़ भी फिर कहीं ना कहीं वॉल्यूशन में चली जाती है, ऐसा कि X डीजनरेट नहीं है, फिर तीनों सिर्फ X और Y ही डीजनरेट है। तो जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको क्या बोलते हैं? बेटा क्वेश्चन आएंगे ना, देखते रह जाओगे। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे कौन कौन है? Px और Py ही डीजनरेट है बस। क्लियर है? Pz डीजनरेट में नहीं आता, जिनकी एनर्जी सेम वो डीजनरेट, तो वही लिखा है। क्लियर है बेटा? जो छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे ना गलत करोगे, है ना, इससे क्या और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, चलो समझ गए चीज़ें। एटॉमिक में चीज़ें वापस से आएगी, लेकिन एटॉमिक में फिर चीज़ें फ्लिप हो जाती है। एटॉमिक बोलता है Px, Py, Pz तीनों की एनर्जी सेम है, वो P जो सबशेल है उसको डीजनरेट बोलता है, D को नहीं बोलता है, क्योंकि D में वो T2G EG के हिसाब से बढ़ जाता है, तो D को नहीं बोलता है, लेकिन P को तो बोलता है। P में कभी भी उसने स्प्लिट नहीं किया। मुझे क्या पता, जो लिखा है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ वही। चलो ये चीज समझ में आई सभी को, ठीक है।
ऑल द रूल्स अबव हुंड्स एंड पॉली आर वैलिड। एनसीईआरटी ने बेटा पॉइंट लिखा है कि सारे रूल्स वैलिड है। एनसीईआरटी ओपन करके मत देखना, पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी लिखा है, 8-10 पॉइंट लिखे हैं, उसमें आखिरी के कुछ पॉइंट में लिखा है ये, है ना। तो उसने तो बोला है कि सारे फॉलो कर रहे हैं, तो पॉइंट आता है तो मान लेना सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन खुद का दिमाग भी है ना, तो उसके हिसाब से फिर चीज़ें गलत जा रही है। ऐसे आएगा तो ये लगा कि वैसे आएगा। बस जैसे आए उस टाइम जो दिमाग चले लगा देना, तो भगवान भरोसे छोड़ देना, ठीक है। इधर एक और, बीबीटी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग नहीं बता पाया था। बीबीटी ने ऑड इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्री रख दिया था, ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसे बना रहे हैं ये नहीं बता पाया था वो, ठीक है। बाकी सारे बॉन्ड में पार्ट करवा दिए थे, ऑड को छोड़ दिया था उसने। तो बीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं ना, 17 भी हैं, तो वो तो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग कहीं में आ रहा है, तो इसने सभी की जगह बताई कि कौन कहाँ आएगा, कैसे बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, किसमें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जो स्टार्टिंग में लिखे थे ना अपन ने 2, कि एक ऑक्सीजन और 10 और 16 इलेक्ट्रॉन का पैरा और डाई में कंफ्यूज हुआ था वो बीबीटी। फिर एक डी ब्लॉक कैसे बनाता है वहाँ कंफ्यूज हुआ था। और एक थर्ड पॉइंट ये है वहाँ का कि बीबीटी ये चीज़ भी नहीं बता पाया था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाली। क्लियर है। तो 3 नेगेटिव पॉइंट थे बीबीटी के, इसीलिए एमओटी को आना पड़ा। क्लियर। चलो अब कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कब मिक्स होंगे, ठीक है। ये एक एटम है, इसकी पहली रिंग, इसकी दूसरी रिंग, इसकी तीसरी रिंग। ये एक एटम है इस साइड, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग। जब ये 2 एटम मिक्स होंगे तो पहली रिंग से ही मिक्स होती है ना, दूसरे से ही मिक्स होती है, तीसरे से ही मिक्स होती है। समझ में आई चीज़ें। तो पहली रिंग की एनर्जी इसमें भी 1s है, इसकी भी 1s है, तो सेम एनर्जी वाली चीज़ें मिक्स हो रही है। और सेम रिंग या सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली। दूसरी रिंग में अगर इसमें 2s 2p है, इसमें भी 2s 2p है, तो इसका 2s की जो एनर्जी है वो इसके 2s से ही मीट होगी, इसके 2p की 2p से ही मीट होगी। ऐसा नहीं कि इसका 2s और इसका 2p मिक्स हो गया कुछ बनेगा। समझ गए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, उसके 3 पॉइंट्स हैं। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। क्लियर है। ऑलमोस्ट सेम या नियरली द सेम। 1s से ही बॉन्ड करेगा, 2s से ही करेगा, 2p 2p से ही करेगा, और 2p में भी px px, pi py, pz pz स्पेसिफाइड है। क्लियर है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा है वो, मस्ट हैव द सेम सिमेट्री। एफ का शेप अगर गोल है तो इसके एफ का भी गोल ही होगा। इसका पी अगर इस एक्सिस में तो इसका पी भी इसी एक्सिस में आना चाहिए, सेम एक्सिस। तो सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये गोला आ रहा है तो ये डंबल आ गया। समझ गया ना। एस और पी मिक्स नहीं होगा, एस और एस मिक्स होगा, पी और पी मिक्स होगा, और डी भी हो रहा होगा तो डी और डी होगा। क्लियर है। तो सिमेट्री से समझ गया ना क्या है मतलब। सेम सिमेट्री का मतलब है एस और एस, पी और पी, और डी और डी। और सेम एनर्जी का मतलब क्लियर है, सेम या नियरली द सेम एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, वही 1s से ही मिक्स होगा, 2s से ही मिक्स होगा, 2p 2p से ही मिक्स होगा। 2p तक ही रुक जाते हैं अपन वैसे भी। क्लियर है चीजें सभी को। अगला थर्ड लास्ट पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बेटर या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना, ये तो शुरू से ही पढ़ता आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी ये बोल रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। समझ में आई सारी चीजें। अब एक लास्ट बोर्ड बचा है, वो भर के फिर ऑफ कर देता हूँ। क्लियर है, ताकि अपना एमओटी खत्म होगा यार, वरना फिर कल भी इसी को खींचता रहूँगा। हाँ, इसका फोटो क्लिक कर लो कोई भी एक बेटा। वही पॉइंट्स अपने कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो, एनर्जी लेवल 14 इलेक्ट्रॉन के नीचे वालों के लिए कुछ और रहता है। 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर आ रहे हैं कोई मॉलिक्यूल में तो उसके लिए एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। 14 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी लेवल ऐसा होने का, और 14 से ज़्यादा है तो ऐसा होने का एक रीज़न है। सिर्फ रीज़न का नाम याद रख लो, उसको बोलते हैं sp मिक्सिंग। दैट्स इट। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसीलिए इसका एनर्जी का ऑर्डर ऐसा है। इसमें क्या होता है, नो sp मिक्सिंग, इसीलिए इसका एनर्जी का ऑर्डर ऐसा है। बस क्या होता है sp मिक्सिंग, कोई मतलब नहीं है अपने लेवल पे। ठीक है। IIT एडवांस लेवल पे मतलब होगा, पर अपने को एडवांस देना नहीं है।
ठीक है, और देने लायक भी नहीं है अपन कोई भी, ठीक है। चलो इधर, नहीं हाँ ये हाँ लायक है लेकिन देना ही नहीं है ना, हमारा मन ही नहीं जाने का ऐसा। आपको क्या पता है यहाँ पे कौन किस लेवल पे हाँ ये भी है ऐसा, लेकिन थोड़ा तो आइडिया है। बाद में कैसा हो जाए ये नहीं पता, अभी कैसे है ये पता है मेरे को। चलो एनर्जी लेवल बिलो 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 भी होते हैं तो ऐसा ऑर्डर फॉलो करोगे, 15 से आगे होते हैं तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करोगे, ठीक है। सिग्मा वन एफ, अब वही रिपीट नहीं कर रहा हूँ यार मैं ना, इसका पहला रिंग इसका पहला रिंग मिक्स, दूसरे रिंग का एस एस, दूसरे रिंग का पी पी सेम, ठीक है। बस एनर्जी का ऑर्डर पी वाले में शिफ्ट होगा, उसको ध्यान रखना है। तो सिग्मा वन एफ, इसको वो डायरेक्टली इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते, वो के लिखेगा, 2s वाले को के डैश लिखेगा, ठीक है। उसके आगे वो डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर देगा। और मान लो उसने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तुमको के डैश और फिर लिख दिया है पाई 2px1 और पूछा है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो के का मतलब डिकोड कर लेना कि 4 इलेक्ट्रॉन के में है, 4 इलेक्ट्रॉन के डैश में है। तो 8 तो यही हो गए, उसके बाद फिर 9th होगा इसमें, ठीक है। इसको एक मत गिनना सिर्फ, क्लियर है। और भाई के का मतलब क्या है, बी है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और अगला बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो बाबा का पहला वाला बी है के, दूसरा वाला बी है के डैश, और उसके बाद 2 एरो बनाने, बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग। और ये किसका है, ये एक्स वाला है ना, ये वाई और ये जेड, ये एक्स वाई और जेड। तो वो यही पूछता है ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा एनर्जी किसकी है, एक्स वाले की ज़्यादा है, सॉरी जेड वाले की ज़्यादा है, एक्स और वाई वाले की कम है। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा है, ये रहा, एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर ये देन दैट ऑफ पाई 2px एंड पाई 2p, ये पाई होता है ना ये वाला, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन अप टू 14। और 14 से ज़्यादा वालों में देखो ये पाई वालों की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इससे, ये पाई वाले ये है ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, जेड ये, तो उधर जाते जाते एनर्जी बढ़ती है, तो उधर वाले की एनर्जी ज़्यादा रहेगी ना ये दोनों की कंपेयर टू दिस। तो वही पॉइंट ये लिखा है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर इसमें भी वही के डैश बी ए और इसको के डैश करके पूरा ख़त्म कर लोगे। तो तुमको ये कहीं भी याद नहीं रखने ना रटने हैं, तुमको एक ही चीज़ याद रखनी, बी ए 2 एरो बी ए, एक एरो अपोजिट एक एरो सीधा। और अपोजिट सीधा कैसे बनाओगे, 2 पैरेलल लाइन बना देना और एक एरो उससे उधर बना देना, एक एरो इधर बना देना पैरेलल लाइन के, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें और मैंने बताई थी कि अगर O2 और N2 में कितने होते हैं, 14 होते हैं ना, और N2 माइनस में 15 हो गए और N2 प्लस में 13, तो N2 से ही ये भी आया है, N2 से ये भी आया है। तो मैं N2 माइनस का भी अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, तो भले ही उसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं लेकिन उसको इस ऑर्डर से ही फिल करूँगा क्योंकि वो N2 से आया है, ठीक है। ये O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 माइनस में 17 हो जाएंगे, लेकिन O2 प्लस 2 में सीधा लिख दूँ ना 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे को O2 प्लस 2 दे रहा है और 14 है, तो 14 को इससे नहीं भरूँगा मैं, इससे भरूँगा, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से आया है। ये याद रखना है एक चीज़, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये भरूँ, लेकिन फिर वो कभी ये पूछ ले कि पहले कौन सा भरा है, तो चीज़ें चेंज होगी, फिर बताना पड़ेगा पहले ये भर रहा है वो, तो वरना आप भरेंगे तो पूरे ही ट्रायंगल ये फिल होके आगे बढ़ेगा, यहाँ भी पूरा ट्रायंगल फिल होके आगे बढ़े, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन वाला ऐसे, नाइट्रोजन वाला, तो इसमें फॉलो किसको करेंगे, N2 को, इसमें O2 का, क्लियर है। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसमें बॉन्ड्स कितने हैं, मतलब उसके बॉन्ड ऑर्डर पे, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कोई भी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, जिसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो अनस्टेबल, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले होंगे ना, उसके डब्बे, इलेक्ट्रॉन नहीं डब्बे, तो हाई एनर्जी वाले हैं तो वो चीज़ों को अनस्टेबल कर रहे हैं, क्लियर है। तो वही लिखा है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इफ देयर बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। एग्जाम्पल, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है, फिर अगर मेरे को देखना है कि स्टेबल कौन है, तो मैं एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखूँगा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक है ना,
H2 2 थे, एक प्लस तो एक ही बचा, H2 2 थे, एक तो 3 है, तो 3 है तो उसका थर्ड वाला एंटी बॉन्डिंग में चले जाएगा, इसका एक ही है तो वो बॉन्डिंग में ही रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग के 0, इसका एंटी बॉन्डिंग का 1 है। क्लियर है? ये 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना एंटी बॉन्डिंग में, और इसमें 0 आ रहे हैं, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना फिर। तो स्टेबल कौन है? ये। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, H2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है H2 माइनस से, भले बॉन्ड ऑर्डर उसमें सेम है। क्लियर है? ठीक है, अगला बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विद 2। ठीक है, इससे बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है किसी का भी। और ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के गिनते कैसे? ये बाबा वाली ट्रिक्स है। ठीक है, फिर हाँ, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है, हाँ ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 आता है तो डबल बॉन्ड, 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? अगर बॉन्ड ऑर्डर कभी 0 या नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 या नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? इधर नेगेटिव या 0 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 मीन्स मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? सो रहे हो तुम लोग। ये एनर्जी और एनर्जी वाला पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, पेयर्ड है तो डाई, एक्सेप्ट दस इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। 10 का एग्जाम्पल है बोरॉन और 16 का एग्जाम्पल है O2। ये दोनों होते कैसे? पैरा। O2 और B2 कैसे होंगे? पैरा बिट। याद रखना, O2 एंड B2 क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। भले ही उनमें E1 में इलेक्ट्रॉन है, O2 में कितने हैं? 16, B2 में कितने हैं? 10। भले E1 है लेकिन वो कैसे है? पैरा है, तो इसीलिए एक्सेप्शन में आ रहा है। C2 2 पाई बॉन्ड बनाता है। बेटा आवाज मत करो यार, थोड़ा सा बचा, खत्म करता हूँ फटाफट। ठीक है, C2 2 पाई बॉन्ड बनाता है, B2 1 पाई बॉन्ड बनाता है। क्लियर है चीजें? ठीक है, B2 और C2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। 2019 की नीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जब मैंने पेपर दिया था। तो कैसे आ रहा है समझ में आया ना? जब C2 के इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे तुम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, तो लास्ट के दोनों पाई में मिलेंगे, और B2 का जब भरोगे तो एक ही मिलेगा पाई में, तो इसीलिए इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है? ये फॉर्म्स अब इसके 2 ही बन रहे हैं ना, आखिरी जो दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं जा रहे हैं, तो दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं वेपर फेज में, और इसमें एक ही पाई बॉन्ड होगा। अब उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वही बॉन्ड बनाता है, उसके पहले तो सारे पेयर्ड हैं। तो इसमें बोलते हैं कि C2 में 2 पाई बॉन्ड बनते हैं पहले ही, सिग्मा नहीं है, क्योंकि वो ये पूछेगा C2 में कितने बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई, 2 पाई 2 सिग्मा, या कुछ भी चौथा ऑप्शन दे देगा, तो तुम बोलोगे ओनली 2 सिग्मा, सॉरी ओनली 2 पाई, सिग्मा नहीं है। क्लियर है ना? 1 सिग्मा 1 पाई ऐसा भी नहीं बोलोगे कि 1 सिग्मा 2 पाई ऑप्शन आता है, वो भी गलत है, ओनली 2 पाई। क्लियर है? तो B2 एंड C2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। वेपर फेज में इसीलिए है क्योंकि पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक होता है ना, तो वेपर फेज में चले जाएंगे, टूट के उड़ जाएंगे। अगला एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो जब वो खुद एटम थे ओरिजिनल हाइड्रोजन, तो एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होगा, इस एटम में एक ही न्यूक्लियस होगा हाइड्रोजन में, तो एक ही न्यूक्लियस है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक। एक ही सेंटर है उसके पास, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूल बन गया ना, मॉलिक्यूल में फिर 2 प्लस आए तो 2 न्यूक्लियस होगा ना, अगर 2 चीज़ से मिलके बना है। मान लो अगर ऐसे 3 एटम से मिलके बनता तो 3 न्यूक्लियस आ जाते, तो 2 से ज़्यादा ही न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉली। बाई नहीं बोला इसने, पॉली। हो सकता है वो 4 एटम से मिलके बन रहा हो मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इसीलिए तो एटॉमिक कैसे होंगे? मोनोसेंट्रिक। मॉलिक्यूल कैसा होगा? पॉली। अब डिपेंड करता है मॉलिक्यूल 2 ऐसे बन रहा है, 3 से बन रहा है, 4 से, 5 से। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है कि मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें सिग्मा, पाई और डेल्टा तीनों बॉन्ड बनते हैं। अपने को मेन है सिग्मा और पाई याद रखने होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ही लाइन लिखी है एग्जैक्ट यही। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई और डेल्टा।
क्लियर है? डेल्टा वाली एक ही कंडीशन थी, तो कौन सा ऑर्गेनो कुछ कुछ लिखाया था? हाँ रीनियम का कोई 8वां कुछ था ऐसा, ठीक है, ऑक्टा रीनियम ऐसा कुछ था वो, तो उसमें एक डेल्टा बन रहा था बस, वरना आप सिग्मा और पाई बनते हैं। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, बाहर का क्वेश्चन नहीं है वो बेटा, इधर बाहर का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है एग्जैक्ट डेल्टा, ठीक है? तो याद रखना सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के यार, आखिरी में जितने भी लिख रहा हूँ ना मैं, डेल्टा भी होता है, पाई भी होता है, सिग्मा भी होता है। क्लियर है? अगला बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा बॉन्ड की एनर्जी, उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल, उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ ना, जितना स्टेबल है जितना खिंचाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी, तो उतनी कम बॉन्ड लेंथ और उतनी ही ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी। मान लो बहुत स्ट्रांगली 3 बॉन्ड से खिंचे हुए हैं, तो डिसोसिएशन मतलब टूटना, तो तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसको तोड़ने में भी उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है? चलो अगला बोर्ड लिखो, बहुत जल्दी खत्म कर। देखो ऑलमोस्ट पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ समझा दिया, लिखवा के एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? अपने को ये पता है कि एमओटी या कोई भी जितने अभी तक पढ़े हैं, कहाँ से, कौशल एंड लुईस कौशल एंड लुईस, बीबीटी, वेसेपर, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी। एक मिनट रुको बहुत बार रिपीट हो गया ऐसा, ठीक है? ये आखिरी एमओटी लास्ट था ना उसका, खत्म है यहाँ, अब नहीं आएगा वो कभी, ठीक है? चलो बोलना ही पड़ेगा मेरे को, कहाँ पे थे? कौशल एंड लुईस से लेके एमओटी तक सारी चीजें अपन ने पढ़ी है, बस क्यों? क्योंकि बॉन्ड कैसे लग रहा है यही पढ़ना था, ठीक है? तो कौन सा बॉन्ड, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, किसको पढ़ रहे थे? कोवेलेंट ना, तो एमओटी भी किसके लिए लगता है? सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, आयनिक के लिए नहीं लगता, ठीक है? तो कभी अगर तुमको आयनिक कंपाउंड देता है तो तुम उस आयनिक को स्प्लिट करोगे और उसमें जो कोवेलेंट वाला पार्ट होगा सिर्फ उसी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो एमओटी इज यूज्ड ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं लगता, याद रहेगा स्टेटमेंट, तुम लोग खुद लिख लेना, आयनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं निकाल पाओगे। मान लो BaO2, बेरियम एस ब्लॉक का है, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है, पोटेशियम एस ब्लॉक का है, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है, ठीक है? एस और पी ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो वो कैसे कंपाउंड बनाता है? आयनिक। तो आयनिक वाला टूट जाएगा Ba+2+ O2- में, ये टूटेगा K++ O2- में, ठीक है? तो इसमें जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना, सिर्फ उसी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे। K+ का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? K तो खुद अकेला है ना, बॉन्ड ऑर्डर के लिए किसी से बॉन्ड तो बनाना चाहिए, और ये आयनिक बॉन्ड बना रहा था, तो आयनिक बॉन्ड का तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल नहीं पाते, अकेले पोटेशियम का भी निकलेगा नहीं, सिंगल एटम है ना वो, तो इसीलिए O2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ निकल जाएगा, O2 तो यहाँ पे भी निकल जाएगा। क्लियर है? तो सिर्फ कोवेलेंट वालों के बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर दिस, ना कि पोटेशियम और बेरियम के लिए, जो कि वो तो खुद सिंगल एटम है। क्लियर है? ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से तो ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, एंटी बॉन्डिंग के ज्यादा है तो नेगेटिव में चले जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और बराबर है तो 0 चले जाएगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। और ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था ना अपना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विद 2, तो एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो नेगेटिव और बराबर है तो 0, तो ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर ये, और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कौन सा करेगा? एंड बॉन्डिंग के ज्यादा होने चाहिए। क्लियर है? अगला आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कोई दो मॉलिक्यूल में सेम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मान लो ये A+B है, ये X और Y है, A+B के भी 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और X और Y के मिला के भी 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आता है ना, 15 के लिए 14 के लिए 3 आता है तो 15 के लिए 2.5, तो इसके लिए भी 2.5 होगा, इसके लिए भी 2.5। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बेटा बातें मत, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं, आइडेंटिकल। F2O2 दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1, इन तीनों में 14 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी स्टेटमेंट आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, जिन जनरल है कि ठीक है पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो सिग्मा वाले अगर पढ़ते जाओ यार, सिग्मा वाले जब बॉन्ड बनाएंगे, कौन से सिग्मा वाले? 2pZ ही सिग्मा होता है, X और Y तो पाई होते हैं, तो सिग्मा वाले मान लो इसका ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसकी सेकेंड रिंग में P है, इसकी सेकेंड रिंग में भी P है, इसके PZ और इसका PZ जब
सेम उस लाइन पे आते हैं, pz वाली, और दोनों, ये एटमिक ऑर्बिटल है इस एटम का, ये इस एटम का एटमिक ऑर्बिटल है, दोनों मिक्स होंगे तो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में चले जाएगा, एक बॉन्डिंग में। वही चीज लिखी है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, सिग्मा वाले सिमेट्रिकल ऐसे आएंगे बॉन्ड एक्सिस के अलोंग, वाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल अलोंग द एक्सिस। ये याद रखना अगर पूछा जाए तो, कि सिग्मा वाले सिमेट्रिकल होते हैं एक्सिस के अलोंग, बराबर होते हैं, और पाई वाले अनसिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है? इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी इन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में अगर मैं इंटरन्यूक्लियर, इसका न्यूक्लियस बराबर लूँ, जेड में लूँ, तो इट कैन बी सीन दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन, वो था ना LCMO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ P2pz ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स ऑल्सो प्रोड्यूस, एक एटम ये एटम, तो वो क्या बनाएगा आखिरी में, सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz स्टार। आया फोन में क्या था? हाँ ठीक है, पढ़ लेना, वही चीज बार बार बोल दी यार, बहुत बार बोली है मैंने, है ना, फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना एक बार। क्लियर है? इधर अब देखो, फाइनली तुमको एमओटी से यही आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। 1 से 8 तक के लिए अपन ने या तो BA से निकाल रहे थे कि सिर्फ BA लग जाएगा उसमें, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और फाइनल बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विद 2, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर एक W बनाना, W पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख लिए। 0 4 और 8 वाले बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए? मॉलिक्यूल डोंट एग्जिस्ट। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 4 या 8, मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन है ये, है ना, सारे 0 या 4 या 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर 0। अगर किसी में 1 3 5 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। 2 और 6 आ रहे हैं तो 1 होगा। ये इसीलिए बनवाया W, ताकि तुमको मान लो 7 है तो फिर 7 के लिए तुम देखोगे बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में कितने, डिवाइड विद 2 करोगे, डायरेक्टली एक फटाफट W बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 तक मतलब, और फटाफट पता लग जाएगा तुमको कि 0.51। कहीं भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा। अब उसको तुम BA से निकालो या FW से जल्दी से याद कर लो, ये है बस, कुछ नहीं है। क्लियर है? अगला, अगर ये सारे आते तो इन सबको मैंने ऐसे सिखाया तुम लोगों को कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इधर भी 0.5 माइनस करते जाओगे, इधर भी माइनस 0.5 करते जाओगे। क्लियर है? तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आएगा, 2.5 2 1.5 1, और 19 और 20 का भी लिखते हो तुम लोग, समझ गए ना, 0.5 और 0, और इधर 9 और 8 का भी लिखते हो 0.5 और 0। क्लियर है? ठीक है, तो उसी के कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, ये तुम खुद से निकाल के ट्राई करना है कि NO- का कितना होता है, N2 का कितना होता है। क्लियर है? इनके इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, NO-2 में 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 का कितना होना चाहिए, फटाफट से निकाल लोगे। क्लियर है? उसी चीज को अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। 14 वाले का हाईएस्ट होता है कितना, 3, लेकिन हाँ ये हाईएस्ट नहीं है। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, लेकिन हाईएस्ट किसका होता है, CO प्लस का 3.5 बॉन्ड ऑर्डर है हाईएस्ट। ठीक है, ये हाईएस्ट नहीं है। फिर इधर से एक बढ़ाऊंगा या कम करूं, 2.5 ही आएगा। इससे एक और इधर बढ़ा दूं, इससे एक इधर 2 ही आएगा, एक इधर और एक इधर 1.5, एक ये ऐसे 1, ऐसे ऐसे 0.5, और 8 और 20 का 0। क्लियर है सभी को? तो ये तुम ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, आखिरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्लियर है? डन। एक्सेप्शन ये था। ठीक है, अब कभी ये जो आ रहे हैं O2 - 2, ये कुछ कंफ्यूजन करे हो सकता है वो ऐसा ना लिखते हुए तुमको नाम दे दे कि ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो तुमको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो कार्बन हटा दूंगा तो 4 आएगा यहाँ, 2 1 2 2 2 4, तो O-2 आएगा तो ऑक्साइड होता है वो। KO2 ये पोटेशियम का ऑक्साइड नहीं है, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है। पोटेशियम का ऑक्साइड होता है K2O। ऑक्साइड तो ऐसे लिखते हैं ना, K के ऊपर प्लस O के ऊपर 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो K2O आता है।
तो ये इसका सुपर ऑक्साइड है, ना कि ऑक्साइड। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड KO2 K हट जाएगा तो एक माइनस आएगा प्लस का, तो O2 माइनस मतलब सुपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सुनते हैं ना, H2O2 होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो 2 हाइड्रोजन निकाल लूंगा तो इस पे क्या आएगा, -2। तो ये क्या होता है, पर ऑक्साइड आयन। तो अगर वो बोले पर ऑक्साइड आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, या ऐसे दे देगा तुमको कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड में, तो तुमको फॉर्मूले तो पता होने चाहिए क्या होता है, इसीलिए। तो फॉर्मूले डायरेक्टली ऐसे रटना मत, एग्जाम्पल रट लेना। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम का एक ये इकलौता एग्जाम्पल है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो एग्जाम्पल से आगे की चीजें हटा दोगे तो कितना माइनस लगना है आ जाएगा अपना। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो तो सुनो बेटा सारे इधर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पे अपना खत्म होता है। ठीक है, जितना था सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, जितना एक्सेप्शन, जितने ट्रिक्स, हर जगह से जितना कंटेंट हो सकता था ना, सारा समेट के बता दिया है। जितना इमेजिन करवा सकता था सारी चीजें बताई है। फाइनली वो बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, वो इस बोर्ड से निकल जाएगा। ये बोर्ड इंपॉर्टेंट है फाइनल, आखिरी वाला। इसके पहले सब ऐसे ही था, थ्योरेटिकल ये वो छोटे मोटे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना, बॉन्ड पैरामीटर्स और डाइपोल मोमेंट। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बचा है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।